डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ साइकिल ऑफ उडोगोनियम के बारे में पढ़ेंगे। उडोगोनियम में 3 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नंबर 1 वेजिटेटिव या कायिक जनन। नंबर 2 एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन। नंबर 3 सेक्सुअल या लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 2 मेथड हैं। नंबर 1 बाय फ्रेगमेंटेशन एंड नंबर 2 बाय एकाइनिड्स। उडोगोनियम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में एक्सीडेंटली या इंटरकैलरी सेल्स के विघटन या टूटने से होता है। इसमें इंटरकैलरी सेल्स 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और उसके पश्चात प्रत्येक खंड विभाजन के द्वारा पुनः नया तंतु निर्माण करने की क्षमता रखता है या उसमें कैपेबिलिटी उत्पन्न हो जाती है। सेकंड बाय एकाइनिड्स। एकाइनिड्स के द्वारा भी उडोगोनियम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इसमें उडोगोनियम की कुछ स्पीसीज में एकाइनिड्स बनते हैं। ये एकाइनिड्स हमेशा एडवर्स कंडीशन या प्रतिकूल परिस्थितियों में एक श्रृंखला में इंटरकैलरी रूप से बनते हैं। ये एकाइनिड्स या स्पोर्स या बीजाणु रेड, ऑरेंज, राउंडेड स्टार्च और ऑयल युक्त थिक वॉल्ड वाले हो सकते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को एकाइनिड्स कहते हैं। इनका निर्माण प्राय छोटी छोटी श्रृंखलाओं में होता है और ये एकाइनिड्स या निश्चित बीजाणु अंकुरित होने के पश्चात नया फिलामेंट बनाने की क्षमता रखते हैं। Asexual reproduction. Udogonium is a form of filamentous green algae. It is capable of reproducing sexually, which means that each Udogonium has both male and female reproductive organs. In asexual reproduction, the Udogonium filaments produce the zoospores. The zoospores are able to move spontaneously through the water. Once the zoospores is produced, it is released and it is free to find a suitable substrate. When found, the zoospore cells are able to divide and form a new filament of उडोगोनियम। उडोगोनियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल बीजाणुओं के द्वारा होता है या जूस्पोर्स के द्वारा होता है। ये जूस्पोर्स जल निर्माण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर होता है। गुसेवा इन 1931 के अनुसार इनका निर्माण प्राय नई कैप सेल्स में होता है। इन्हें जूस्पोरेंजियम भी कहा जा सकता है। जूस्पोरेंजियम के प्रोटोप्लास्ट में रिजर्व फूड मटेरियल एकत्रित हो जाता है और उसके पश्चात इस जूस्पोर्स का प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल को छोड़कर गोलाकार अथवा अंडाकार हो जाता है तथा सेंट्रल में वैक्यूल्स डिसअपियर हो जाती हैं।
प्रोटोप्लास्ट के एक किनारे पर लेंस शेप्ड हाइलाइन एरिया डिफ्रेंशिएट हो जाता है तथा न्यूक्लियस इस हाइलाइन एरिया की ओर आ जाता है। हाइलाइन एरिया की परिधि पर बेसल ग्रेन्यूल्स या बिल्फिरोप्लास्ट की एक या दो लेयर या वलय बन जाती है और प्रत्येक बेसल ग्रेन्यूल्स से एक फ्लेजिलम प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रकार फ्लेजिला का एक घेरा बन जाता है। इस टाइप की फ्लेजिला को स्टिफिनोकॉन्ट भी कहते हैं। जूस्पोरेंजियम में जिलेटिनस पदार्थ बनता है जिसका निर्माण जूस्पोर्स के प्रोटोप्लास्ट के द्वारा स्त्रवण से अथवा सेल वॉल के परतों की जिलेटिनस हो जाने की वजह से होता है। श्लेष्मिक पदार्थ के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब से उत्पन्न प्रेशर के कारण जूस्पोरेंजियम की भित्ति फट जाती है और जूस्पोर्स के मैच्योर होने पर कैप के क्षेत्र में जूस्पोरेंजियम ट्रांसवर्सली या अनुप्रस्थ रूप से ब्रेक हो जाती है। जूस्पोर्स के विमुक्त होने के पश्चात या जूस्पोरेंजियम से फ्री होने के पश्चात कुछ समय तक जूस्पोर्स जल बीजाणु पर एक पतली वेसिकल्स के रूप में घिरा हुआ रहता है जो वाटर में विलीन हो जाती है। उसके पश्चात जूस्पोर्स जो हैं दे आर फ्री हो जाते हैं। यदि हम जूस्पोर्स का स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे कि जूस्पोर्स राउंडेड अथवा नाशपातीनुमा या पियर शेप्ड का होता है। ये ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट युक्त एक केंद्रीय स्ट्रक्चर है तथा इसके अग्र सिरे पर 100 से लेकर 120 फ्लेजिलाओं का एक घेरा पाया जाता है। हाफमैन और मेंटोस साइंटिस्ट जो हैं इनके अनुसार जूस्पोर्स का अग्रसिरा हाइलाइन और नुकीला होता है और जूस्पोर्स में पायरिनाइड युक्त क्लोरोप्लास्ट तथा आई स्पॉट के समान स्ट्रक्चर भी पाई जाती है जो कि आप बुक में डायग्राम 5.4 को देख सकते हैं। देन जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर्स। जूस्पोरेंजियम से फ्री होने के पश्चात जूस्पोर्स करीब 1 घंटे तक मूवेबल रहता है या गतिशील रहता है। इसके पश्चात वह अपने हाइलाइन अग्र सिरे के द्वारा किसी भी ठोस सबस्ट्रेटम पर चिपक जाता है या अटैच्ड हो जाता है तथा कशाभिकाएं या फ्लेजिला भी नष्ट हो जाती हैं तथा एक पतली भित्ति अपने चारों ओर स्रावित कर लेता है। जूस्पोर्स थोड़ा दीर्घित होकर ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है और 2 सेल्स बनाता है। आधारीय कलरलेस सेल्स जो है वो होल्डपास कहलाती है या बेसल सेल कहलाती है तथा एपिकल सेल जो कि ग्रीन कलर की होती है वो फर्दर वेजिटेटिव सेल्स कहलाती हैं। बेसल कलरलेस सेल्स सिंपल और होल्ड फास्ट के रूप में कार्य करती हैं। इनमें फर्दर कोई डिवीजन नहीं होता जबकि एपिकल सेल या शीर्ष की कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर उडोगोनियम का नया फिलामेंट जो है उसका निर्माण करती है। इस तरह से उडोगोनियम में
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।